कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कल के पिछले वाली क्लास में हम लोग जो है पर डे देख रहे थे 15-20 क्वेश्चन का जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आते भी हैं, वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे थे। वो सारे पैटर्न, सारे लेवल को देख रहे थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग वही लेवल को देखेंगे। आज भी उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 10th वाले एग्जाम में 2024 में आने के चांसेस बने रहते हैं। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपके सामने जो है गुजर गया ईयर, यानी 2023-22 में जो क्वेश्चन पूछ रखा, वो सारे क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे वैसे चीजों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप काफी अच्छे से होंगे। पूरी तरह से जो है आप आनंद तरीके से इस क्लास का एंजॉय करेंगे और इस क्लास के हर एक पार्ट को आप काफ़ी बारीकी से, काफ़ी एक अच्छे वे में आप पढ़ेंगे। मेरे विश्वास है कि आप काफ़ी जो है मतलब पूरी एनर्जी से आप जो है मेरे क्लास को देखेंगे और एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा उस सारे पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए, फिट हो जाइए। माइंड में किसी तरह का बोझ हो, तनाव हो, टेंशन हो, प्रेशर हो, तो सभी को किसी को किराए पर दे दें। 15 या 20 या आधा घंटा जो है मैक्सिमम आप मेरे साथ बने रहें। यह आधा घंटा आपकी लाइफ के लिए एक जो है इंक्रीज पॉइंट होगा। मैथ के क्षेत्र में आपको एक जो है एक अच्छे मार्क्स के लिए ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बातें बिना किए। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो वो सारे काम को कर दें, ताकि मैं भी एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वह क्वेश्चन क्या है, कहता है मेरे भाई, क्या कहता है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर, यदि समीकरण, पहला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण को शॉर्ट वे में इस तरह से हम लिख सकते हैं, ax स्क्वायर और प्लस जो है bx और प्लस जो है c इज इक्वल टू 0 हो, यानी इसके मूल समान हो। इसके मूल क्या हो? समान हो। समान हो तो प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करें। प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में हर बार आता है, पूछते रहता है, मान ज्ञात करें। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने दे रखा है मेरे भाई, -b/a। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है -b/2a है। और सी जो ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई b/2a है। ऑप्शन डी का जब देखते हैं तो a/b है। ठीक है, आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ वह क्वेश्चन का क्या है। तो कहता है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो वहां पर प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करें। भाई मेरे, यहाँ पर मूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जब पढ़िएगा द्विघात समीकरण तो उससे रिलेटेड ये बात कहा गया। ठीक है, इसमें मैक्सिमम घातों की संख्या 2 है तो हम कह सकते हैं इस समीकरण का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। यदि बराबर इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है। बहुपद और समीकरण में डिफरेंट जो होता है, समीकरण इज इक्वल टू 0 होता है और बहुपद में 0 नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। आपसे कहता है मूल यहाँ पर समान हो तो आप जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा मूल समान होने के लिए क्या क्या शर्त होता है, मूल समान कैसे होता है, वो सारी चीज को बताया जाता है। एक बशर्ते एक पूरी तरह से एक चैप्टर को इसको पढ़ना पड़ेगा डीपली वे में। लेकिन आपके सामने मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं शॉर्ट वे में इसको आंसर के पास जाता है। इसके आंसर के पास मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहें। भाई मेरे, मूल समान होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है d बराबर 0 लेते हैं। और याद रहे मेरे भाई, यह जो d जो है हिंदी में हम लोग विवेचक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक, जिसको हम लोग कैपिटल D से इंडिकेट किया जाता है। बात समझ में आया? और ये कैपिटल D के लिए फॉर्मूला
फॉर्मूला होता है मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या होता है? माइनस 4ac। बात समझ में आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका यूज वहां पर आपको मिलता है जब आप गुणनखंड करते हैं और कहीं कहीं पर आपका जो है गुणनखंड में जो प्रोसेस नहीं लग पाता है, तो वहां पर हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, विवेचक का यूज करते हुए उसके मूलों की प्रकृति को ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें मेरे भाई कि जैसे मान लिया x के लिए फॉर्मूला एक होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बटा क्या होता है 2a होता है। एक फॉर्मूला आगे आप पढ़ेंगे। उसी तरह से x का दो मूल आएगा जब द्विघात समीकरण है, एक मूल जो आएगा माइनस बी प्लस रूट डी बटा क्या आएगा 2a हो गया, और एक मूल जो होगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा क्या होगा 2a हो गया। ठीक है, ये जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो डीपली वे में पढ़ाया जाएगा। इस तरह से हम लोग जब द्विघात समीकरण पूरी तरह से हैंडल नहीं हो पाता है सिंपली माइंड से, तो फिर हम लोग बाय फॉर्मूला चलते हैं, तो फिर रास्ता आसान हो जाता है। अब वही बात इसमें कह रहा है कि इसमें मूल समान होने के लिए क्या होता है ना, आप यहाँ पर ध्यान दो कि प्रत्येक जब मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का जो मान होता है माइनस बी बटा 2a होता है। माइनस बी बटा 2 है। जनरली यहाँ पर आप याद रखें कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाए तो वहां पर हम लोग टिक आउट करते हैं माइनस बी बटा क्या टिक आउट करते हैं 2a करते हैं, माइनस बी बटा 2a करते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसा आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x है प्लस 1 है इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो हम लोग वहां पर जो है डी का कैसे निकालते हैं, ए बराबर 1 होता है, बी बराबर क्या होता है 4 होता है, और सी बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग डी के लिए फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। अब देखो इसका यूज कहता है बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 4 ए के जगह पर 1, 80 के जगह पर क्या 1, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बराबर क्या आ गया 12 आ गया ना। तब हम लोग क्या लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसके सहायता से हम लोग b का वैल्यू पुट करते हैं -4 प्लस जो है रूट डी का जो वैल्यू निकाला वो पुट करते हैं 12, और इस तरह से हम लोग इसका अन्य मूल ज्ञात करते हैं। इसमें एक प्लस के रूप में मूल लिखते हैं फॉर्मूला को, और एक माइनस में, एक माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a होता है, और एक फॉर्मूला माइनस बी माइनस रूट डी बटा क्या होता है 2a होता है। या क्यों? क्योंकि रूट के अंदर से जब बाहर आता है तो प्लस और माइनस के रूप में आता है, दो साइन उसका बाहर आता है, इसलिए हम लोग दो टर्म में दो मूल इसका ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन का काफी अच्छे वे में आपको समझ में आया होगा कि ऐसे कंडीशन में पूछे मूल समान हो तो वहां पर प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करें। तो कहीं कहीं पर ऐसा इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें, मूल समान हो तो a का मान ज्ञात करें, मूल समान है तो b का मान ज्ञात करें। ठीक है, और a या b इस तरह से इसमें टच रहेगा। बात समझ में आया? इसी तरह से इसका लेवल था जो काफी अच्छे वे में मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन एंड हुआ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखने जा रहे हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं कि 5 है, a है और b है ना, तथा 11 तथा क्या 11 समानांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है, एपी में है, समानांतर श्रेणी में एपी में है। तो आगे क्वेश्चन कहता है एपी में है तो a प्लस बी का बराबर भाट, a प्लस बी बराबर भाट। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, पहला ऑप्शन है मेरे भाई 7 है, दूसरा ऑप्शन 9 है, और तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो 11 है, और डी जो है वो आपके सामने 16 है। देखिए ये आपका एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि 5, a, b तथा 11 जो है वो एपी में, एक सीरीज दिया हुआ एपी का चैप्टर है, एपी में है। ऑलरेडी चर्चा कर दिया है कि यह एपी में है, मुझे डी निकाल कर चेक करने की जरूरत नहीं है, सार्वंतर से मुझे मतलब नहीं है कि यह एपी में है। क्वेश्चन में ही कह दिया कि एपी में है। एपी में है तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें, a प्लस बी का मान ज्ञात किया, a और b का
वैल्यू क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए भाई कि जब एपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या इस तरह से बॉक्स पर आधारित जो है एक आपको एक बशर्ते एक टाइप मिलेगा, वो टाइप में ये सारी चीज़ों का नॉलेज दिया रहता है। ठीक है, आप सपोज यहाँ पर मान ली कि ये बॉक्स है और भी जो खाली है, यहाँ पर मुझे इसका मालूम करना है ये क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए यदि एक सीरीज है और सीरीज का पहला वर्ड 5 है और ए है और क्या है बी है और उसके बाद 11 है, ये एपी में है, तो हम कह सकते हैं जब ये कोई सीरीज दे रखा रहता है तो एपी में इसका प्रथम जो डिजिट होता है वह कहलाता प्रथम पद, जिसको हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, और स्मॉल ए जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद का वैल्यू जो दे रखा है ऑलरेडी सीरीज के हिसाब से, तो हम 5 क्या चुनेंगे, 5 चुनेंगे। अब यहाँ सेकंड पद मालूम करना और थर्ड पद मालूम करना, और ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो पता ही चलेगा, ये ऑप्शन के हिसाब से हम जो आएगा उसे टिक आउट कर देंगे। रूल तो यही होता है, बेसिक यही होता है। ठीक है, इस वे में जब हम जाएंगे तो काफी आसानी वे में क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। चलिए अब आइए हम लोग कैसे करते हैं। भाई मेरे प्रथम पद दे रखा है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, और साथ ही साथ चौथा पद भी आपके सामने दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं चौथे पद को हम कह सकते हैं T4। चौथा पद को क्या कहेंगे, T4। तो T4 बराबर जो है मेरे भाई 11 है कि ना। अब ये चौथा पद कहां से आया, तो एक बार फिर आपको मैं समझा रहा हूं। पहला पद 5 है, दूसरा पद ए है, तीसरा पद बी है और चौथा पद क्या है, 11 है। चौथा पद क्या है, 11 है। तो यानी T4 बराबर हम 11 लिख सकते हैं। इतना जब लिख देंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि एपी का साधारण जो सूत्र होता है उससे a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस तरह से सूत्र होता है। लेकिन इसमें a+4 T4 के लिए हम लिख सकते हैं कि जेमा पद पूछे उसमें से एक घटा दो। यदि 4 पूछ रहा है तो हम 3 करेंगे, 7 पूछ रहा है तो हम 6 करेंगे, 5 पूछ रहा है तो हम 4 करेंगे और 4 पूछ रहा है तो हम 3 करेंगे। यानी a+3d इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। a+3d इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। तो हम कह सकते हैं बाबू मेरे कि a का मान जो है प्रथम पद जो 5 है और ये हो गया 3d बराबर 11, ठीक है 11, और 3d बराबर हो गया 11 माइनस 5, 11 माइनस 5, क्योंकि 5 क्या था, पॉजिटिव था। 5 क्या था, पॉजिटिव था। इक्वल के इस साइड में आया निगेटिव हो गया, इक्वल के इस साइड में आया क्या हो गया, निगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि 3d बराबर जो हो गया 11 में से 5 गया 6, तो d बराबर जो हो गया आपके सामने 2, d बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। जब d बराबर 2 आ गया तो याद रहे एपी के किसी भी पद को मालूम करने के लिए जो आपको नहीं अज्ञात है उसको ज्ञात करने के लिए आपके पास सबसे पहला हथियार ए चाहिए और दूसरा हथियार डी चाहिए। यदि ए और डी की जानकारी है तो आपसे कितना भी पद पूछा जाए आसानी से आप बना लेंगे, कोई ऐसा मामला आपके सामने टेंशन नहीं आएगा। चलिए अब आपके सामने दूसरा पद पूछ रहा है तो हम कर सकते हैं T2। तो T2 हो गया a प्लस डी और a का वैल्यू 5 है और d का वैल्यू इसके सहायता से अभी 2 ज्ञात किया यानी 7 आ गया। इसी तरह से तीसरा पद मेरे मालूम करना b, तो तीसरा पद आपके सामने T3, तो यहाँ पर a प्लस 2d हो गया और a का वैल्यू कितना 5 और 2 और d का वैल्यू कितना निकाला, 2 निकाला। d का वैल्यू कितना निकाला, 2, इसके हिसाब से 2। अब ये हो गया 5 हो गया, 2 दूनी क्या हो गया 4, 5 4 9 आ गया, नहीं 5 4 9। अब आपके सामने क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट था मेरे भाई a प्लस बी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर a का वैल्यू जो है a प्लस बी बराबर, यानी इसमें a अब b, ये मत कर देना कि a का 5 मत पुट कर देना। यहाँ पर 5 जो है a जो यहाँ पर काम कर रहा है ये प्रथम पद के लिए काम कर रहा है, ना कि ये a के लिए काम कर रहा है। तो a का मान जो है और b का मान जो है, जो हम लोग देखो कैसे ये a जो प्रथम पद यहाँ पर देख लिया आप कि T3 बराबर जो निकला T2 निकला, ये a का काम किया। दूसरा पद में ये है ना, दूसरा पद आपके सामने a है तो यानी T2 के जगह पर जो है यानी a की जगह पर हम 7 पुट करेंगे, ठीक है। और प्लस b, और b आपके सामने तीसरा पद है और तीसरा पद आपने क्या निकाला, 9 निकाला। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया, 9। तो 7 प्लस जो है 9 जो हो गया मेरे भाई 16, 9 7 से कितना होता है 16। इस तरह से इसका आंसर क्या टिक आउट हो गया 16। और आपके सामने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन
आपके सामने ने टैली कर गया 16 और इस तरह से ये मैथ बिल्कुल आसान तरीके से बन गया। हम बार बार कह रहे हैं कंसेप्ट अच्छा होगा, बेस अच्छा होगा, मेहनत अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। बेस कमज़ोर, मेहनत कमज़ोर, ध्यान कमज़ोर तो रिजल्ट भी कमज़ोर। बस इतनी बात को ध्यान में रखना। जो बच्चा अच्छा से पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, वही बनाएगा। जो नहीं पढ़ेगा वो देखेगा और ना उसको समझ में आएगा और उसके लिए वो चीज़ बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपके सामने पूरी तरह से आसान तरीके से बन गया। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन का लेवल क्या है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई 3, क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन 3 देखने जा रहे हैं बाबू मेरे कि x माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर क्या दे रखा, 2 दे रखा। आगे दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर जो है 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो कहता है क्वेश्चन कि x बराबर y बराबर वाट, x बराबर y बराबर वाट, x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x और y का क्या निकालना, वैल्यू निकालना। आपके सामने जो है काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी कमज़ोर सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज़्यादा जान नहीं है। जो बच्चा बेसिक नॉलेज रखेगा, यहाँ तक कि 7th क्लास का बच्चा आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को बना सकता है। 5th क्लास का बच्चा आएगा तो भी ऐसे क्वेश्चन को बना सकता है। यह क्वेश्चन एक में साइन बीच में माइनस में, एक में प्लस में, दोनों का जो है चर राशि, पहला भी x है, इसमें भी x और इसमें y, इसमें भी y। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में समानता क्या होता है, हम इक्वेशन टर्म से फॉलो करना आसान समझते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो इक्वेशन हम लिख देते हैं मेरे भाई, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। अब फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 2 है और सेकंड है x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है ना। x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। अब जब इस तरह से जोड़ रहे हैं बीच में, जब बीच में जोड़ेंगे तो इसके साइन में चेंजिंग नहीं करेंगे। जब बीच में घटाव का साइन हो, बीच में माइनस करते हैं तब साइन में उसको क्या होता है, चेंज होता है। ये सब छोटा छोटी बात आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जो है एक अच्छे आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया मेरे भाई, माइनस से प्लस क्या हो गया, कट हो गया। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x और x जब जुटेगा तो 2x होगा। जिस तरह से एक का एक जुटा तो 2 होता है, उसी तरह से x और x जब जुड़ता है तो 2x होता है। तो भाई मेरे यहाँ पर कितना हो गया, 2x हो गया। और इस तरह से इस साइड वाले जो इक्वेशन के इधर साइड में जो है बराबर की इस साइड में जो टर्म है, ये 2 और 10 है, ये भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 और 10 क्या हो गया, 12, 2 छके क्या हो गया, 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण किस में रखेंगे बाबू, फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट का चेहरा कैसा है, x माइनस वाई माने है, x माइनस वाई बराबर 2, तो x का वैल्यू 6 और माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6। इस साइड में इक्वल की इस साइड में पॉजिटिव है, इक्वल के उस साइड में जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर -4 हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस वाई, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x और y का वैल्यू जानना चाहता था, तो x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू 4 आया, यही इसका आंसर आया। ठीक है, x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू कितना आया, 4 आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी आसान सा क्वेश्चन था, काफी कमजोर सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट अच्छा रखिएगा, बेस अच्छा रखिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। छोटा छोटा, आप ये ना समझें कि आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी है और जो है या एग्जाम में जो है काफी भारी लेवल होता है। एग्जाम का लेवल जो होता है आपके ही हिसाब से होता है, जितना आप पढ़ के जाइएगा उसी एग्जाम का पैटर्न उसी से आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होता। अब क्या होता है कि अच्छा कंसेप्ट रखने पर हम जो है वहां एग्जाम के सारे क्वेश्चन को डील कर देते हैं। एग्जाम कंसेप्ट नॉर्मल रहेगा, बेस नॉर्मल रहेगा, तो फिर जो है हम नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देगा तो मेरा माइंड के लिए वह चीज सर दर्द बन जाएगा, पता ही चलेगा एग्जाम में जो है नंबर जो है कम आएगा। ठीक है, ये सब बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसको भी आप राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या देखने जा रहे हैं मेरे भाई, 4 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या है वो देखो। अब देखो मेरे बाबू, क्वेश्चन क्या है कि एपी है, कोई एपी दे रखा है, ये भी एपी पर आधारित क्वेश्चन है, एपी दे रखा है। ठीक है, और आगे कहता है कि 1/p एक सीरीज है और 1 - p है
और बटा पी है, ठीक है, और 1 माइनस 2p, 1 माइनस 2p और बटा पी डॉट 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 का सार्व अंतर है। क्या है इसका, क्या निकालना है, सार्व अंतर, इसका निकालना है मेरे भाई, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। पहला ऑप्शन को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन p है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई माइनस p है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं -1 है, और चौथा ऑप्शन देखते हैं 1 है, ठीक है। आइए सबसे आसान सा क्वेश्चन, या क्वेश्चन का भी लेवल बहुत हार्ड नहीं है, बेस अच्छा रहेगा तो बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोई एपी दे रखा है, इसमें प्रथम पद 1/p है, सेकंड पद 1 माइनस p बटा p है, थर्ड पद 1 माइनस 2p बटा p, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर जो है एक हिंदी वर्ड है, इसको अगर हम इंग्लिश में जानते हैं तो सी डॉट एम से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस करते हैं, क्या CD, यानी कॉमन डिफरेंट के नाम से जानते हैं। सार्वंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंट, जिसको C और D से इंडिकेट किया जाता है, या ABCD के स्मॉल d से भी इंडिकेट करते हैं, या ABCD के स्मॉल d से इसको इंडिकेट कर। जब आप एपी पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें पूरी विस्तार से इसका बताया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल आप समझिए कि यह क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सार्वंतर किसी भी पद में सार्वंतर एपी जो होता है, कोई भी एपी में सीरीज तभी हो सकता है जब सभी जगह सार्वंतर समान आता है, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए सीरीज एपी के रूल को फॉलो करता है, अर्थात एपी में है। सार्वंतर का यही होता है, ठीक है, यह एपी का डिफिनेशन यही होता है। लेकिन सार्वंतर का डिफिनेशन क्या होता है कि हर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, जो रूल होता है, इसी रूल को, इसी मेथड को हम सार्वंतर कहते हैं। हर सेकंड में से फर्स्ट टर्म, हर सेकंड में से फर्स्ट टर्म। एग्जांपल के तौर पर मेरे भाई A1 है और A2 है और A3 है, ये कोई सीरीज है डॉट डॉट इस तरह का, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे बाबू, सार्वंतर कहते हैं। इस मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, स्मॉल d कहते हैं, कॉमन डिफरेंट कहते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम कह सकते हैं, ये तीनों में से कोई नाम हो सकता है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं क्या आएगा इसका सार्वंतर। तो उसके हिसाब से हर सेकंड को फर्स्ट में घटाया, हर सेकंड को फर्स्ट में घटाया, हर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में घटाने की प्रक्रिया ही सार्वंतर कहलाता है। तो सेकंड टर्म आपके सामने है मेरे भाई 1 माइनस p और बटा p है, और फर्स्ट टर्म है आपके सामने 1 बटा p। यही रिलेशन को ने सार्वंतर कहते हैं। यही रिलेशन आपके सामने क्या आता है, सार्वंतर, यानी हम कह सकते हैं कि इसी का हम लोग सार्वंतर निकालने जा रहे हैं, ठीक है, इसी का हम लोग क्या, सार्वंतर। अब देखो मेरे भाई, इस रूल में है, यानी भिन्न का घटाव के रूप में है, बशर्ते यहाँ पर p और p के रूप में है, यानी चर राशि p के रूप में है, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम कितना ले लिया, p ले लिया। ऐसे टर्म का एलसीएम तो p होता है ना, ये सब नॉर्मल है, आपको 7th और 9th और 5th में ये सब का जानकारी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर p है तो ऊपर वाला जस्ट का नीचे वाला मैच करता है तो ऊपर उतर जाता है, ये भी मालूम है। अब देखो -1 से +1 इंड हो गया, तो मेरे भाई ऊपर में -p बचा और नीचे जो है p बचा। इसका हर में तो ऑलरेडी पहले से था, ऊपर कैलकुलेशन करके हमने अंश में -p आया और हर में p आया, इस तरह से ये भी क्या हो गया, इंड हो गया। जब इंड हो गया तो कुछ भी ना बचा, तो क्या बचा, -1। एक बार में p से p कट गया तो इसका क्या आया, शेष -1 आया। तो -1 जो आया, यही तो इसकी सार्वंतर आया, और यही तो इसका कॉमन डिफरेंट है, और यही तो इसका स्मॉल d है। जब -1 आया तो हम ऑप्शन नंबर सी को ध्यान देंगे, तो फिर आसानी वे में इसका आंसर पा लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, -1, ठीक है। तो चलिए इसका फिर से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट या इसे आप लिख लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए, उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5 के पास जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसे हम लोग समझेंगे। मेरे साथ आप बने रहें, क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मिलेगा, मज़ा आएगा, आपको भी बनाने में अच्छा लगेगा। कौन 3, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि कौन 3/2 के बराबर है, कौन 3/2 के बराबर है। ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई, कौन 3/2 के बराबर। पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो वो क्या है कि पहला ऑप्शन जो है, कौन 3/2 के बराबर है, sin 30, ठीक है, sin 30। ऑप्शन बी है sin 60, sin 60। ऑप्शन सी है sin 45, sin 45। और ऑप्शन डी है sin 90, ठीक है, sin 90, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए 3/2 के बराबर है, ऑप्शन इस तरह का साइन के रूप में है, तो यह क्वेश्चन ट्रिगो से रिलेटेड है। और जब ट्रिगो से रिलेटेड है तो ट्रिगो एक पूरी चैप्टर जो है ठिट्ठा पर आधारित आपको पढ़ना है, पूरी तरह से एक चैप्टर दे रखा है, एक टाइप दे रखा, उस टाइप में ठिट्ठा पर आधारित यदि वैल्यू को आपको ज्ञात होगा, उसका मान, पूरे वैल्यू के मान को आपको दिमाग में सेटअप करना है, तभी ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। अन्यथा आपके लिए यह क्वेश्चन भी बोझ हो जाएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में जो हॉल में आपके लिए सर दर्द बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो कि हम ठिट्ठा के वैल्यू को पकड़ रखें, वहां मालूम होना चाहिए sin 30 का वैल्यू क्या है, sin 60 का वैल्यू क्या है, sin 0 क्या है। तो आप देखें यहाँ पर कि 3/2 है, तो हम जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि sin 30 का वैल्यू यदि देखते हैं तो 1/2 होता है, और sin 60 का वैल्यू देखते हैं मेरे भाई तो √3/2 होता है, √3/2। तो यहाँ पर sin 60 का वैल्यू √3/2, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है टिक आउट होगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ही ऐसे ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने आएगा इसी लेवल का आएगा, इससे हट के कुछ भी नहीं रहेगा, बशर्ते आपको एक सही कंसेप्ट यूज करना, माइंड अच्छा बनाना, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, वरना ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी टेंशन बन जाएगा। आपको बेस नहीं है, फॉर्मूला पर पकड़ नहीं है, तो मुश्किल होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने एंड हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पर जैसे ही ठिट्ठा पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने आया तो वहां पर पूरा माइंड में एक इमेज बन जाना चाहिए, पूरी ठिट्ठा का वैल्यू को आपका कंसेप्ट आना चाहिए। sin 30 इतना होता है, sin 45 इतना, sin 0 इतना, sin 90 इतना, tan 45 इतना, tan 60 इतना। बात समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखें आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई, सेक स्क्वायर 44 डिग्री, सेक स्क्वायर क्या 44 डिग्री, और माइनस जो है कॉट जो है मेरे बाबू, कॉट 46 डिग्री, कॉट कितना डिग्री 46 डिग्री, इतना बराबर भाट है, इतना बराबर भाट। ऑप्शन ए जो है 0, ऑप्शन बी जो है वो आपका 1, ऑप्शन सी जो है -1, और ऑप्शन डी जो है 2। ये कौन टैली करेगा, ये चीज को आपको बताना है। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट जो है 46 डिग्री, इतना का मान क्या आएगा। ठीक है, ये भी आपको ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है, या जब ट्रिगो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन का जिक्र है, वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन का चर्चा किया हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं ऐसा क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। एक क्वेश्चन आपका ये भी बहुत पूछता है, मान लिया जाए कि यहाँ पर tan 50 है और यहाँ पर जो है कॉट जो है मेरे भाई 40 डिग्री है, इसका वैल्यू बराबर आता है एग्जाम में, इसका वैल्यू कितना होगा, उस तरह से ये वैल्यू भी, ये कंसेप्ट भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई मेरे हम जानते हैं कि यदि हमने बोला कि साइन जो है 90 माइनस ठिट्ठा अगर बोलें तो आपका आंसर होगा कि सर कॉस ठिट्ठा होता है। क्यों होता है कि साइन 90 माइनस ठिट्ठा जो होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 में, साइन जो है 90 में क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो इतनी बात समझ में आए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। पूरी तरह से इसका ग्राफ होता है। प्रथम आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चेंज होता है, साथ ही साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कितना मैक्सिमम होता है, ये सारी चीजें पूरी तरह से एक आराम से बताने वाला चीज है, पूरी तरह से एक डीपली वे में बताने वाला चीज है। लेकिन आपके सामने मैं 20 क्वेश्चन का जो पड़ाव लेकर आया हूँ, 20 क्वेश्चन का जो क्लास लेकर आया हूँ, वह क्वेश्चन में काफी कम टाइम में एक अच्छा कंसेप्ट आपको देना है, तो इसलिए मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जाने। अब देखिए मेरे भाई कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री, कॉट क्या है 46 डिग्री, तो बाबू मेरे हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस, अगर हम करते हैं जैसे देखा ऐसे क्वेश्चन में समानता हम ठिट्ठा वाले पर फोकस करते हैं कि आप देखोगे कि 44 और 46 जो होता है वो आपका 90 डिग्री होगा। ठिट्ठा का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 6 या 4 10 की 0 हाथ में 1 4 4 8 1 9 आ गया 90 डिग्री। तो ऐसे कंसेप्ट में किसी भी एक पद को आपको बदल दें, यदि किसी एक पद को आप बदलेंगे तो फिर आसानी वे में आपका आंसर बन जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस जो है मेरे भाई कॉट 46 डिग्री, कितना कॉट 46 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं बाबू मेरे कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री और इस कॉट को हम इस वे में लिख सकते हैं 90 माइनस 44 डिग्री। 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 44। अब बाबू मेरे कॉट 90 माइनस 44 जाएगा, कॉट 90 माइनस 44 जाएगा तो कॉट तो 46 बचेगा।
कॉट क्या बचेगा 46 डिग्री में, तो 46 बचेगा। लेकिन 90 माइनस थीटा जैसे ही करते हैं तो इसका प्रोसेस जो होता है वो चेंज हो जाता है कि 90 और 270 में जो होता है वो क्या होता है, चेंज का रूल बताया गया है। ठीक है, वो चीज बात का मैटर है, बात का क्लास है, पूरे अच्छे वे में आपको पढ़ाएंगे। तो 90 में चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम ऐसा इसलिए ला रहे हैं मेरे बाबू कि जब देखते हैं यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर याद रखेंगे, यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक कर गए थे यहाँ पर कॉट, तो कॉट स्क्वायर जो होगा ये भी कॉट स्क्वायर, तो या टेन स्क्वायर रहे या कॉट स्क्वायर रहे या कॉट रहे, तो जब कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो सकता है तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉट टेन स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ, स्क्वायर देखने से आपको डरना नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं मेरे भाई कि टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, तो उसी तरह से टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो आपको टेन स्क्वायर जो होगा वो आपको क्या आया 44 डिग्री। अब थीटा का मान दोनों में ट्रिगो फंक्शन में देखते हैं, दोनों में ट्रिगो फंक्शन में थीटा का मान इक्वल है। और ये कंसेप्ट जो है आपको मालूम होगा कि सेक और टेन के रिस्पेक्ट में एक रिलेशन में बीच में साइन माइनस का हो तो एक फार्मूला होता है मेरे भाई कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस जो होता है टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्योंकि थीटा इसमें भी थीटा इसमें भी, यहाँ पर थीटा पर जगह पर क्या है 44 है और यहाँ पर क्या है 44 है, तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 44 डिग्री, इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है पूरी तरह से इस पर सेटअप करेगा। आप चाहते हैं अगर बदलना इसको, सेक को बदलना चाहते हैं तो कॉट में ये जो है कभी भी नहीं बदल सकता है, यानी वैसा आपको माइंड में लॉजिक थॉट लगाना है कि सेक को रह देना और ये टेन को क्या करना है, कॉट को क्या करना है टेन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर से एक थोड़ा सा रास्ता नया निकलता है और उसका चेहरा इस वे में बदलता है और यह चेहरा बताता है कि ये दोनों इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 1 आया, यानी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इस वे में आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पर बाबू मेरे कि मैं एक कंसेप्ट बताया था कि आपके सामने ये रहे, क्या रहे, उसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि कॉट जो है 40 डिग्री का, कॉट 40 डिग्री, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। इसका योग करेंगे, दोनों का योग करेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए, दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ गया, 50 और 40 90। तो ऐसे कंडीशन में समानता हम क्या करेंगे, किसी भी ऊपर या नीचे में एक फंक्शन को चेंज कर देंगे। यदि मान लिया जाए कि मैं नीचे में चेंज नहीं करना चाह रहा हूं तो 10 होगा 50 डिग्री, 10 कितना डिग्री 50, तो ऊपर में हो जाएगा मेरे भाई कि यहाँ पर कॉट 90 माइनस 50, कॉट 90 में से जब 50 जाएगा तो कॉट 40 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। तो कॉट 90 में से 50 जाएगा 40 आएगा। तो अब देखो फायदा क्या होता है कि ऊपर वाला किसी भी ऊपर वाले पद को आप छोड़ दो या नीचे वाले को चेंज करो, कोई भी दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। जब एक को चेंज करेंगे तो ऑलरेडी नीचे वाला का मैच कर जाएगा, ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो फिर जो होगा ऊपर वाला चेंज करें तो नीचे का मैच करेगा और नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो ऊपर का मैच करेगा, मैच करेगा तो फिर बिल्कुल कट जाएगा। अब देखो यहां पर 10 हो गया मेरे भाई कितना डिग्री 50 डिग्री। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, तो ये हो गया 10 50 आ गया, दोनों कट गया ऊपर नीचे, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। आप सामान्यतः आप माइंड में रखना कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपके एग्जाम में तो हमेशा इसका ऑप्शन जो है 1 ही होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होता है 1 होता है। और यदि इसमें माइनस में साइन आ जाए और सपोज मान लिया जाए कि 10 50 और माइनस जो है कॉट जो है 40 डिग्री इतना है, तो इसका क्वेश्चन हमेशा आंसर जो होता है 0 आता है। इसका आंसर क्या आता है 0। अब एग्जांपल के तौर पर कि 10 50 है मेरे बाबू और कॉट कितना डिग्री 40 डिग्री है ना, तो हम 10 50 रहने देंगे। ठीक है, और यहां पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं कि कॉट 90 माइनस क्या होगा मेरे बाबू 50 डिग्री, कॉट 90 माइनस 50 करेंगे तो हम देखेंगे कॉट 90 में से 50 जाएगा तो 40 आ जाएगा, कॉट 40 आएगा। लेकिन 90 माइनस थीटा जैसे ही करते हैं तो वह 10 थीटा होता है, यानी 10 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑलरेडी 10 50 पहले से था, एक पॉजिटिव 10 50 एक निगेटिव 10 50, यहाँ से यहाँ इंड हो गया, बराबर कितना आ गया 0। इस 3 तरह का क्वेश्चन आप लिख लो, पक्का एग्जाम में आएगा, कोई भी इसको हटा नहीं सकता। ये पूरी तरह से वीवीआई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस वे में आएगा, चाहे वो टेन और कॉट के रूप में हो सकता है, साइन और कॉस के रूप में हो सकता है, कॉस और सेक में के रूप, कुछ भी रूप में हो सकता है। ठीक है, इस वे में आप बना ले। इस ऐसे क्वेश्चन का समानता आंसर हमेशा 1 आता है, बीच में साइन माइनस को हो तो उसका क्या होगा
बीच में से उसका 0 होगा, और इस वे में स्क्वायर के रूप में हो तो थोड़ा सा वहाँ पर धैर्य रखना है, थोड़ा सा तरीका बदलना, और इस वे में उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरी तरह से एंड हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं। दो सिक्कों के उछालने पर संभव परिणाम होंगे। दो सिक्का है, ये आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। दो सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम होंगे। संभव परिणाम होंगे, ठीक है, संभव परिणाम होंगे। क्या होंगे? पहला ऑप्शन है 2 होंगे, दूसरा ऑप्शन है 4 होगा, और तीसरा ऑप्शन है 9 होगा, और चौथा ऑप्शन है नन होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आप देखिए मेरे भाई कि कोई भी सिक्का होता है तो आप देखिए, आप मेरी बात को समझिए कि सिक्का में 2 ही नाम होता है, एक का नाम हेड होता है और एक का नाम टेल होता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद आ रहा तो आप शोले फिल्म वाला अमिताभ बच्चन का वो दोस्ती याद रखिएगा कि जब सिक्का उछाला जाता है दोनों की तरफ हेड होता है, अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। इतनी बात तो समझे। चलिए अब देखिए, इतना समझने की जरूरत ना है, तो आप जानिए कि कोई भी सिक्का होता है इस तरह से, इसके आगे में एक हेड होता है, आप पीछे देखिएगा तो उसके पीछे में टेल होता है, यानी 2 ही नाम होता है, एक हेड होता है और टेल होता है। कोई 2 सिक्का को हम उछाल रहे हैं, सपोज ये मेरे पास 2 सिक्का, दोनों को उछाला, तो या तो हो सकता है इसमें हेड आ जाए या उसमें हेड आ जाए, दोनों में से कोई संभव परिणाम, यानी समानता आपको बताना। प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि मतलब हो सकता है, संभावना को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये पूरी नहीं होता है, ठीक है, पूरा नहीं होता है, लेकिन लगभग में बताया जाता है, एक ऐसा माना जाता है। तो सपोज मेरे पास 2 सिक्का है, तो पहला में हेड आ सकता, हो सकता है दूसरा सिक्का में भी हेड होगा। उसी तरह से दूसरा सिक्का में टेल आ जाए और पहला सिक्का में भी टेल आ जाए, इतना तरह से हो सकता है। पहला सिक्का में हेड आ जाए, दूसरा में टेल आ जाए, या दूसरा सिक्का में पहला टेल आ जाए, दूसरा क्या आ जाए, हेड आ जाए। यानी आप देखेंगे कि उसकी परिणाम को, उसके रिजल्ट को जब उछालते हैं तो इसी 4 घटना घट सकता है और 5वां कोई भी घटना नहीं होगा। तो हम कह सकते, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि 2 सिक्के को जब उछाला जाता है तो उसके संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। तो या तो हो सकता है दोनों सिक्का में हेड आ सकता है, या हो सकता है कि दोनों सिक्का में टेल आ सकता है, या हो सकता है कि पहला में हेड तो दूसरा में टेल, या हो सकता है कि दूसरा में टेल तो पहला में हेड। इतनी बात समझ में आया? तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इस सिक्के वाले ऑप्शन, सिक्के वाले जो क्वेश्चन में जो क्या आया, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसको हम लोग प्रायिकता के नाम से जानते हैं। और याद रहे, प्रायिकता के लिए जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, प्रायिकता के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होता है। जो घटना होता है कितने तरीके से घट सकता है, उसी पर आधारित पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी, पूरी तरह से प्रायिकता है। यह चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो है 4 आया, और मेरा आपका भी पूरी तरह से उम्मीद होगा कि यही तरह से घटना घट सकता है, जिस घटना का नाम है 4 तरह से 2 सिक्कों को उछालेंगे। यदि एक कोई पासा है, उस पासे को उछालने पर जो है कितना घटना हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पासा पर डिजिट जो होता है 6 तक होता है, 1 2 3 3 4 और 5, और क्या होता है 6। इसी 6 डिजिट में से कोई घटना घट सकता है उछालने पर, चाहे पहला 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, कोई भी एक आगा। तो हम कह सकते हैं कि एक पासा को उछालने पर घटना की जो मैक्सिमम संख्या होती है इस वे में हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया? यही इसका तरीका था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे देखेंगे, क्या क्वेश्चन है 8 में, वो चीज को हम लोग नजर डालने जा रहे हैं। कहता है मेरे भाई, मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से, ये हाइट, इसका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, -5। मूल बिंदु से दूरी क्या, -5 और 5 की दूरी क्या होगी मूल बिंदु से इतना की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु की इतना की दूरी ज्ञात करना क्या होगी,
ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने 5 है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 5√2 है, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने 10 है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने जो है मेरे भाई 10√2 है, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है मूल बिंदु से दूरी जो है इसमें क्या होगी, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का क्या रूल होता है, उसको पहले देखते हैं। तो याद रहे इस तरह का एक निर्देशांक ज्यामिति होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं मेरे भाई। इसको नीचे वाले को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। नीचे वाले को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊपर वाले को वाई अक्ष कहते हैं। और मूल बिंदु जो है जहां पर एक दूसरे को रेखा काटती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन के नाम से जानते हैं। उसमें क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसका निर्देशांक जो होता है मेरे बाबू, ओरिजिन का निर्देशांक जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए 0 0 होता है। ओरिजिन का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। इतनी बात समझ में आया। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0,0। यही कह रहा है कि इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ये पहला दूरी मान लिया a है, और दूसरा दूरी आपका कितना दिए, -5,5 है, -5,5 है। इतना है ना, बात समझ में आया हमने कैसे बोला। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि निर्देशांक ज्यामिति में आप मालूम होना चाहिए, जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन पॉइंट जिसको मूल बिंदु कहते हैं। तो उसका निर्देशांक आपसे अगर कोई पूछ देता है तो उसका निर्देशांक 0,0 होता है, और और दूसरा निर्देशांक -5,5 से दूरी क्या होती है। तो भाई मेरे यहाँ पर जब भी आपसे दूरी से रिलेटेड बात कह दे तो उसके लिए पहले फॉर्मूला आपको ध्यान होना है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ये दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है। आप जब निर्देशांक बिंदु पढ़ेंगे तो वहां पर इस चैप्टर है, पूरी तरह से एक टाइप है, वह टाइप आपसे इसी से इसका रिलेशन है। ठीक है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी में इतना कलाकारी है, इतना एक महत्वपूर्ण ये फैक्ट है कि पूरी तरह से निर्देशांक ज्यामिति इसी पर टिका है। जो लड़का या लड़की को अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने नहीं आ रहा है तो हम वादे के साथ कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से निर्देशांक ज्यामिति को इंड नहीं कर पाएगा, उसका पूरा तरह से निर्देशांक ज्यामिति पर जो है कमांड नहीं है, वो पकड़ नहीं है। बात समझ में आए। तो मूल बिंदु के लिए फॉर्मूला है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखो मेरे भाई कि x1 - x, तो x1 के जगह पर इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं। इतना बात तो मालूम होना चाहिए। इसको हम लोग x2 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। इतनी बात भी मालूम होनी चाहिए। तो x1 के जगह पर 0 और x2 के जगह पर -5 है, तो ये हो जाएगा +5। इतने बात समझ में आ गया। a और का स्क्वायर, अब प्लस y1 - y2, y1 के जगह पर 0 और -y2 और y2 के जगह पर 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा। इस तरह से -5 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 25 25 क्या हो जाएगा, 50, यानी हम कह सकते हैं 2√25, यानी ये 5√2 आपका ऑप्शन क्या नंबर बी देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आया, 5√2 आया। इसका आंसर क्या आया, 5√2। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन था, काफी आसान सा क्वेश्चन था। लेवल आप याद रखिए, बार बार कह रहे हैं कि यही लेवल आएगा, इससे हटके कुछ भी ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका पूरी तरह से आंसर आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी आप अच्छे से उतार लें। और कभी कभी कहता है कि एक्स, याद रहे मेरे भाई कि इसको हम लोग यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष लिखते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को हिंदी में भुज कहते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष को हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये सारी बात का जानकारी लेंगे। यदि भुज और कोटि दे रखा है तो आप ऐसा ना समझेंगे ये कुछ अलग सा चेहरा, बल्कि भुज और कोटि का सेंस का मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात कर रहा है। बात समझ में आया। यदि कोई बिंदु एक्स पक्ष है तो वाई, तो उसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा। मान लिया जाए कि कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर है, यानी एक्स वाले रेखा पर वो बिंदु सीमित है। वह बिंदु एक्स वाले रेखा पर है तो उसका वाई अक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर वाई अक्ष बोलेगा तो वहां पर इसका मतलब वाई अक्ष है और एक्स अक्ष नहीं है, तो इसका मतलब जो हो गया 0, y होगा। ये सब बात को, ये सब कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से निकाला जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहीं से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से उतार लीजिए। यही इसका आंसर आएगा 5√2। उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं मेरे भाई। कि अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक त्रिज्या वाले, क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिज्या वाले
क्या है, एक त्रिज्या वाले एक गोला है, एक गोला है, एक गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, ये दो, इसका अनुपात बताना है। अनुपात क्या होगा, ऑप्शन ए है 4:9, ऑप्शन बी है मेरे भाई 2:1, ऑप्शन सी है मेरे भाई 3:2, ऑप्शन डी है मेरे भाई 4:3। ठीक है, यह जो है गोला और अर्धगोला पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गोला और अर्धगोला के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, बात समझ में आया, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, यदि इसका कंसेप्ट नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। भाई मेरे एक कहता है कि एक त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कोई भी त्रिज्या जो होता है उसको हम लोग जो होता है स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल आर। एक गोला वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 4πr², 4πr², एक ही त्रिज्या वाले, यहाँ पर क्वेश्चन में चर्चा है कि एक ही त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या जो है गोला और अर्धगोला का त्रिज्या इक्वल है, इसीलिए उसमें चर्चा कर दिया है कि एक ही त्रिज्या वाले, क्या चर्चा किया है, एक ही त्रिज्या वाले दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर। यदि अर्धगोला का त्रिज्या 2 है तो अर्धगोला का त्रिज्या भी 2 है, यदि गोला का त्रिज्या r है तो अर्धगोला का त्रिज्या भी क्या r है। तो इसका जो है मालूम होना चाहिए कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², क्या होता है 4πr², और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 3πr², क्या होता है 3πr²। अब देख रहे हैं कि पाई से पाई ऊपर नीचे दोनों मिल रहा है, एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब r तो दोनों का सेम ही चर्चा कर दिया, ये भी कट जाएगा, यानी 4/3 का सेंस हो गया कि 4:3। तो हम कह सकते हैं, इसके ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि गोला का त्रिज्या जो होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 4πr² या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4πr² होता है, जबकि अर्धगोला की बात करते हैं तो 3πr² होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आया 4:3। आप जल्दी से इसको भी उतार लें, क्वेश्चन का लेवल बार बार कह रहे हैं ऐसे ही रहेगा, इससे आगे कुछ भी नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको हम लोग देखेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद px है, यदि कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद px है, ठीक है, इसका px का दे रखा है कि x² और प्लस मेरे भाई bx है और प्लस c के शून्यक, प्लस b के c के शून्यक जो है 6 और -2 है, 6 और -2 हो तो b बराबर c बराबर वाट, यानी b और c का मान ज्ञात करना। ऑप्शन पहला है 4,12, ऑप्शन दूसरा है -4,12, ऑप्शन तीसरा है आपके सामने 4,-12, ऑप्शन चौथा है -4,-12। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद से रिलेटेड है। यदि द्विघात बहुपद px x² प्लस bx प्लस c के शून्यक दे रखा 6 और -2 है तो उसका b और c का मान ज्ञात करें। 6 और -2 है तो b और c का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि px इसमें दे रखा है x² प्लस bx और प्लस c है, ठीक है, c है, और यहाँ पर इसका क्वेश्चन कह रहा है यदि इसका शून्यक द्विघात बहुपद b और c के मान ज्ञात करें, क्या होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखा, आप ये मत समझ जाना कि x² प्लस bx और प्लस c वाला ये c दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बहुपद दे रखा, ऑलरेडी ये बहुपद बता रहा है, ठीक है।
जिस तरह से बहुपद होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया प्लस 3, या एक बहुपद का चेहरा लगता है, उसी तरह से ये px में है। और बहुपद को समानता हम लोग जानते हो कि p से इंडिकेट करते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम होता है, इंग्लिश वर्ड है, तो उसी को हम लोग px से लिखते हैं, बहुपद को px में लिखा जाता है। तो इसमें जो है इसका पहला शून्यक 6 है और दूसरा शून्यक क्या है -2। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 1 है और यहाँ पर जो है b बराबर देख सकते हैं तो b ही है, और c बराबर तो आप देख रहे हैं कि c ही है। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखो मेरे भाई कि इसका पहला शून्यक 6 और -2 है, यानी अल्फा और बीटा है। तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो शून्यक में 6 हो गया अल्फा और बीटा का वैल्यू जो हो गया वो -2 हो गया, है ना, और ये हो गया, और माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, बी के जगह पर बी है और ए के जगह पर कितना है 1 है, माइनस बी। ठीक है, इस तरह से 6 -2 बराबर माइनस बी, तो 6 में से 2 गया 4 बराबर माइनस बी, यानी बी बराबर जो हो गया -4। बी का वैल्यू कितना आ गया -4 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसके लिए फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। तो सी के कंसेप्ट में हम देखते हैं तो सी है और ए के कंसेप्ट में 1 है। अल्फा का वैल्यू 6 है और बीटा का वैल्यू कितना दे रखा? -2। तो -12 बराबर सी, यानी सी का वैल्यू कितना दे रखा? -12। सी का वैल्यू -12 आया। सी का वैल्यू इस कंसेप्ट में जब योग लगाया और जब गुणनफल लगाया, वैसे कंसेप्ट का फॉर्मूला लगाया, तो इस द्विघात बहुपद में बी और सी का वैल्यू आसानी में ज्ञात कर लिया। b का मान जो आया मेरे भाई वो आ गया -4 आ गया, और c का मान जो आया वो -12 आया। ये दोनों अगर कहीं आपको मिलता है तो वही उसका आंसर होगा, -4 -12। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका कंप्लीट आंसर आएगा, और 10वां क्वेश्चन का आंसर आपके सामने -4 -12 आया। इस तरह से 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन के पास आते हैं, तब तक के लिए से आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। 11 क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 है मेरे भाई कि bx² है, ठीक है, समीकरण दे रखा, क्या है? समीकरण bx² और प्लस जो है bx है और प्लस c है, c बराबर 0 है, तो का विवेचक होगा 0 हो तो विवेचक है, इसका विवेचक बताना है, इसका विवेचक है क्या है? पहला ऑप्शन है आपके सामने b² -4bc, दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई c² -4bc, ठीक है, और सी ऑप्शन है कि b² -4ac, और डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने ये समीकरण दे रखा है bx² + bx + c = 0 हो तो विवेचक इसका क्या होगा? तो सबसे पहले इस समीकरण में विवेचक का एक वर्ड आ रहा है, एक नया चीज आ रहा है, नया चेहरा आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए विवेचक को कहते क्या है। तो याद रहे मेरे भाई कि विवेचक को आप द्विघात समीकरण पढ़िएगा, जिसको हम लोग स्मॉल d से इंडिकेट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है? b² - 4ac। तो आप देखेंगे यदि आपके सामने ये जो है बहुपद समीकरण है bx² और प्लस bx है और प्लस c है = 0 है, तो इसके सहायता से देखते हैं a का वैल्यू अगर हम हटाते हैं तो b दे रखा है, और b का वैल्यू तो b है, b का वैल्यू क्या है? b ही है, ठीक है, और c का वैल्यू तो c ही है। बात समझ में आया? तो इसमें ऑलरेडी चाचा जिस तरह से अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। c का वैल्यू c है, b का वैल्यू b है और x का और a का वैल्यू b है, तो इसमें b² - 4ac, तो b², तो इसमें b का वैल्यू तो b है तो b² हो जाएगा, -4, a का वैल्यू कितना दे रखा था? a का वैल्यू x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, और a के जगह पर क्या दे रखा? b दे रखा है, और c का वैल्यू तो c ही है, यानी आपके सामने देखें b² - 4bc
बहुत बच्चा ऐसा होगा कि यह क्वेश्चन में 100% बच्चा टिक आउट करेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यह अगर टिक आउट करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। इस आपके सामने इक्वेशन जो दे रखा है, समीकरण जो दे रखा है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो डी का जो मान आएगा बी स्क्वायर माइनस 4bc, जो ऑप्शन नंबर ए को टैली करेगा, जो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को भी भली भांति समझ गया होंगे, किसी तरह का यहाँ तक कोई डाउट कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। आइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बशर्ते कि आपको एक अच्छा कंसेप्ट ध्यान रखना है। विदाउट अच्छा कंसेप्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा कंसेप्ट ही आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा, अच्छा कंसेप्ट ही आपको और आगे बढ़ाएगा। विदाउट अच्छा कंसेप्ट के जो रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। P बटा Q के रूप में लिखें, यहाँ पर क्वेश्चन है कि P बटा Q के रूप में लिखें, P बटा Q के रूप में लिखें, P बटा Q के रूप में लिखें। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन है 0.41 रैकरिंग, 0.41 रैकरिंग, यही क्वेश्चन है। P बटा Q के रूप में लिखें, 0.41 रैकरिंग को लिखें। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 41 बटा 100 है। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है मेरे भाई ये 41 बटा जो है 90 है। ऑप्शन सी दे रखा है 41 बटा 99 है। ऑप्शन डी दे रखा है 41 बटा 9 है। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में लिखें, ये क्वेश्चन है। तो याद रहे कि यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई कि ये रैकरिंग पर आधारित क्वेश्चन है, जिसको हम लोग आवृत्ति के नाम से जानते हैं। रैकरिंग या आवृत्ति आपका एक पूरी तरह से आपके 10th क्लास में एक पूरा चैप्टर है, जिसको शांत अशांत भी हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि रैकरिंग का कंसेप्ट ये कहता है, रूल ये कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर रैकरिंग आता कहाँ से है। जैसे मान लिया कि 3 को हम डिवाइड देते हैं किससे, 10 थे, तो पूरी तरह से 3 तिहाई 9 हो गया, इसमें 1 बचा है, दशमलव दिया, अब ये 0 हो गया। फिर क्या हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, यानी 10 में से 9 गया, एक फिर 0, फिर 3 तिहाई 9। इस तरह से क्या होता है मेरे भाई कि इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, यहाँ तक कि पेन और माइंड दोनों ही स्टॉप हो जाएगा, फिर भी यह क्वेश्चन का जो भागफल है वो स्टॉप नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे गणितज्ञ ने एक सेंस निकाला, एक नाम दिया, एक वर्ड का नाम दिया, जिसको हम लोग रैकरिंग कहते हैं। और किसी भी डिजिट पर रैकरिंग लग जाने से इसका मतलब होता है कि वह डिजिट जो होता है वो भागफल के रूप में बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तभी एक रैकरिंग जो होता है एक बॉर्डर होता है, वो वहां जिस पर रैकरिंग लग गया इसका मतलब वह वहीं तक स्थिर हो गया। और सेंस ये कहता है कि वह डिजिट जो है बार बार दोहराता है, इसीलिए उसको सीमित करने के लिए उसके माथे पर हम एक लंबा पाइप आर्ट देते हैं, जिसको हम लोग रैकरिंग कहते हैं। तो हम इसको इसी वे को हम यहाँ पर इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट अगर 3.3 पर रैकरिंग देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो दशमलव के बाद जो 3 है ये बार बार इसमें आ रहा था, इसी को रोकने के लिए एक नाम दिया रैकरिंग, इसी को हम लोग आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो वही यहाँ पर बनाना है कि इसका रैकरिंग को हम कैसे बनाते हैं। आइए मेरे साथ आप बने रहें, इधर उधर माइंड नहीं करें। यदि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये सारे काम को कर दें, क्योंकि मैं पूरी तरह से मोटिवेट हो सकूं, एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा आपको एक अच्छी बात बता सकूं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, रूल ये कहता है कि सबसे पहले जो दे रखा उसको लिख दो। हमने लिख दिया, विदाउट रैकरिंग को हटा के हमने लिख दिया 41, इतना ही है, इतना है। अब रूल ये कहता है कि यहाँ पर जितने अंक पर रैकरिंग होता है उतना आप 9 दो। रैकरिंग जब हटता है जितने अंक से उतना क्या दो, 9 दो, यानी 2 अंक पर रैकरिंग है 4 और 1 पर, तो कितना रैकरिंग होगा, 2 रैकरिंग होगा। कितना रैकरिंग होगा, 2। तो आपके सामने देखें ऑप्शन 41 बटा 99 जिसमें आता है वही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि रैकरिंग वाला सवाल में किस कंसेप्ट ये रखें, जिस डिजिट पर रैकरिंग लग जाए उसको आप हटा रहे हैं, तो वहां पर रूल ये कहता है कि वहां पर रैकरिंग हटाने के लिए हम लोग जो है 9 देते हैं। रैकरिंग हटाने के लिए नीचे में क्या आता है, 9 आता है। रैकरिंग ये 2 डिजिट पर था, दोनों हटा तो नीचे में क्या है, 99, यानी 41 बटा 99 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इस तरह से आज के क्लास का मैं इतना कंसेप्ट आपको बताया, इतना ऑब्जेक्टिव बताया, टाइम ज़्यादा हो जाता, इसी कारण थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको काफ़ी मतलब कम समय में एक अच्छा बताना होता है। ऐसा ना होता कि आते के साथ अगर बताते रहेंगे तो आप भी ना समझेंगे, हम भी अच्छे से ना समझा पाएंगे। इसलिए 10 या 11 क्वेश्चन आते आते 1 घंटा क्रॉस कर जाता है।
तो रिक्वेस्ट ये है कि आपको मेरी आपसे कि अच्छे वे में जितना पढ़ाया गया उसका एक अच्छा कंसेप्ट आप रखें, एक अच्छा बेस याद रखें, इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन आएगा, इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल एक नए क्वेश्चन के साथ, कल एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।